हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन यू में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एफ ए अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आपने सुना होगा एफ ने किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो ये एफ आखिर क्या है? एफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफ को इसके फ्रेंच नेम ग्रुपे डी एक्शन फाइनेंशियर गाफी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस को कॉम्बैट करता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे इलीगली एक्वायर्ड मनी जैसे कि करप्शन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, एम्बेजलमेंट, थेफ्ट, टैक्स इवेजन, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसे मिला हुआ पैसा एक लेजिटिमेट सोर्स से आया है ऐसा दिखाना। मतलब ये पैसा कोई बिजनेस से या इन्वेस्टमेंट से आया है ऐसा दिखाना, जिससे इस पैसे पे टैक्स पे करके वह क्लीन मनी बन जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के पहले इस पैसे को डर्टी मनी कहा जाता है। डर्टी मनी को गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसीलिए इलीगल ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स को मनी लॉन्ड्रिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसके नॉर्मली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है प्लेसमेंट। इसमें कैश को फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम में लाया जाता है। दूसरा स्टेप है लेयरिंग, जिसमें ये पैसा बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन से गुजरता है, जैसे कि बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, गोल्ड और एक्सपेंसिव आर्ट्स। तीसरा स्टेप है इंटीग्रेशन। इसमें वह पैसा लेजिटमेट सोर्स में जाता है और उधर से क्रिमिनल पर्सन के पास वापस आता है। जिन कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग होता है उनमें दूसरे कंट्रीज का भी पैसा लॉन्डर किया जाता है। इस कारण सभी देशों को इससे नुकसान होता है। इसके बाद दूसरा मुद्दा है टेररिज्म फाइनेंसिंग। इसका मतलब है इंडिविजुअल टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड्स या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रास्ते अपनाते हैं फंड्स मिलने के लिए। वह बहुत सारे छोटे ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं या नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्तियों का यूज़ करते हैं। ये ट्रांजैक्शन डोनेशन टू चैरिटी या फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट ऐसे फॉर्मेट में रह सकते हैं। इससे ये ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैसों के लिए नारकोटिक्स, ब्लैक मार्केट ऑयल, कार डीलरशिप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसी एंड गुड्स इनका भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद को ऐसे चैरिटी डिस्गाइज कर लेते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के जरिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। 2015 में पेरिस में चार्ली हेब्डो मैगजीन पर जो अटैक हुआ था, उन टेररिस्ट ने काउंटरफेट ब्रांडेड शूज सेल करके फंड्स इकट्ठा किए थे। बहुत सारी कंट्रीज एक्टिवली या पैसिवली टेररिस्ट फाइनेंसिंग करती है। कुछ कंट्रीज टेररिस्ट फाइनेंसिंग कॉम्बैट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करती है, इसीलिए एफ की आवश्यकता पड़ती है। एफ ये फॉर्म किया गया था 1989 के G7 समिट में, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। उस टाइम पे ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। उसे कॉम्बैट करने के लिए एक टास्क फोर्स होनी चाहिए, ऐसा G7 समिट में तय हुआ। आज 38 देश इसके मेंबर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद अक्टूबर 2001 में एफ के दायरे को बढ़ा के उसमें टेरर फाइनेंसिंग को इंक्लूड किया गया। एफ ये पहला ग्लोबल कोऑपरेटिव पॉलिसी रिस्पांस था मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। एफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ 40 रिकमेंडेशन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ 9 स्पेशल रिकमेंडेशन दिए हैं। इन रिकमेंडेशन के तहत कंट्रीज को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। कंट्रीज को मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग को क्रिमिनलाइज करना होगा। टेररिस्ट असेट और क्रिमिनल प्रोसीड्स को फ्रीज करना होगा। कंट्रीज को एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाना होगा जो ऐसे क्रिमिनल ट्रांजैक्शन को ढूंढ के उनको एनालाइज, इवालुएट और रिपोर्ट करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सुपरवाइज करना होगा, ये देखने के लिए कि वह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। इनमें कस्टमर आइडेंटिटी, रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अनिवार्य करना होगा। कंट्रीज को कॉम्प्रिहेंसिव और इफेक्टिव मैकेनिज्म यूज करने होंगे जिससे इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेट किया जा सके। 2012 में एफ ने रिकमेंडेशन को कोडिफाई और रिवाइज किया। कुछ नए रूल्स भी ऐड किए, जैसे कि कंट्रीज को नेशनल रिस्क असेसमेंट करनी होगी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना होगा, टैक्स क्राइम को मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंस भी ऐड करना होगा। ऐसे और भी नए रूल्स हैं। एफ के स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक इन्हें ग्लोबल पॉलिसी बेंचमार्क मानते हैं। एफ के 38 फुल मेंबर्स हैं और 30 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। इसके साथ ही कई एफ जैसे रीजनल बॉडीज भी हैं
जो FATF के एसोसिएटेड मेंबर हैं। ये बॉडीज उनके लोकल रीजन में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ काम करती है। सन 2000 में FATF ने एक लिस्ट जारी की जिसका नाम था नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरी, जिसे FATF ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है। अब इसका ऑफिशियल नाम है कॉल फॉर एक्शन। ये कंट्रीज फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट से कोऑपरेट नहीं करते हैं। करंटली ईरान और नॉर्थ कोरिया ये दो देश FATF के ब्लैक लिस्ट में हैं। इसके साथ FATF एक ग्रे लिस्ट भी मेंटेन करता है जिसको फॉर्मली कहते हैं अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन। करंटली ग्रे लिस्ट में 23 देश हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग होता है, पर यह देशों ने FATF के साथ मिलकर यह एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने को कमिट किया है। यह एक वार्निंग है कंट्रीज के लिए कि यह एक्टिविटीज स्टॉप नहीं हुए तो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। ग्रे लिस्ट में जाने से कंट्रीज पे क्या इफेक्ट होगा? तो एक कंट्री को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस सहन करना पड़ता है। कंट्री के लोन बॉन्ड्स की रेटिंग घट जाती है। कंट्री को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। कंट्री के एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं। कंट्री को फाइनेंशियली एक्सक्लूजन में लाया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक पे। ब्लैक लिस्ट में और भी गंभीर परिणाम होते हैं, हालांकि कोई फॉर्मल सैंक्शन नहीं इंक्लूडेड है ब्लैक लिस्ट के साथ, पर ब्लैक लिस्ट में आने पर बहुत सारे पावरफुल देश सैंक्शन लगा देते हैं। इससे वह कंट्रीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी और बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन देशों को लोन नहीं देंगे। इन देशों की करेंसी वर्थलेस हो जाएगी। इन कंट्रीज से एक्सपोर्ट बैन कर दी जाएगी। FATF ग्रे लिस्ट का नाम सुना तो उससे रिलेटेड एक कंट्री का नाम बहुत न्यूज में रहता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया था 2018 में। तब पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान दिया गया था जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कम कर सके, पर आज तक पाकिस्तान असफल रहा है इस प्लान को कंप्लीट करने में। कुछ स्टेप हमने इम्प्लीमेंट कर लिए ऐसा पाकिस्तान ने दिखाया तो है, पर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की UN डेजिग्नेट टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर्स को प्रोसिक्यूट और पनिश करने में पाकिस्तान असफल रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। पाकिस्तान फॉरेन एंटिटीज को टेररिस्ट असेट फ्रीज और कॉन्फिस्केट करने में सहयोग नहीं करता है। पाकिस्तान ने रिसेंटली तहरीक ए तालिबान TTP और तहरीक ए लब्बाइक TLP के साथ सीज फायर का समझौता किया है। ये एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सामने सरेंडर करने जैसा है। इसी TTP ने 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक किया था। इस अटैक में कुल 149 लोग और 132 बच्चे मारे गए। ऐसे खतरनाक अटैक करने वाले के सामने सरेंडर करना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक हरकत है। रिसेंटली पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने JUD टेरर आउटफिट, जो लश्कर ए तैयबा चीफ और 26/11 मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड हाफिज सईद द्वारा स्थापित ग्रुप है, इसके 6 लीडर्स को निर्दोष जारी किया है। इसी हरकतों की वजह से FATF ने अक्टूबर 2021 में हुए मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया है। इसी मीटिंग में FATF ने टर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाला है। टर्की पे भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के आरोप लगे हैं। FATF ने बोट्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। मॉरिशस और इंडिया के संबंध पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। इंडिया और मॉरिशस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। टर्की के साथ माली और जॉर्डन को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। FATF ने अफगानिस्तान में हुई एक्टिविटीज पे भी चिंता जताई है। अफगानिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और ग्लोबल टेररिस्ट अटैक के लिए लॉन्च पैड नहीं बनना चाहिए, ऐसा FATF ने कहा है। इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।